तो वंस अगेन टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रियंका। और एज यू नो कि यूजी नेट 2023 का नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग उसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, फीस कितनी होगी, फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, रिजर्वेशन का क्या क्या क्राइटेरिया है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या फिर आपका लास्ट डेट कब है, और मीडियम ऑफ पेपर हमारा क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होंगे, ये सब कुछ आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सा हमारा सेशन होगा। सबसे पहली बात कि आपका जो फॉर्म फिलअप डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, 10 मई से ही स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है वो आपका 31 मई है। टाइम याद रखिएगा कि 5 बजे तक। कुछ लोग सोचते हैं कि 12 पीएम तक डेट होगा, नहीं, 5 पीएम तक ही आपका है। 5 पीएम के पहले आपको फॉर्म भर लेना है। और कुछ उसमें क्या होता है कि लास्ट डेट जो होगा आपका पेमेंट का, फॉर्म फिलअप यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ आपका पहले हो जाना चाहिए 31 तक। उसके अलावा एक दिन का और आपको टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट आप ऑनलाइन यूपीआई या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी पेमेंट करना होगा आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। और उसका जो टाइम है 1 जून रात के 11:50 पीएम तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्शन विंडो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोई अगर आपका इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाता है, आपने 31 मई तक आपने फॉर्म भरा, 1 जून तक आपने पेमेंट किया, कुछ उसमें गलती हो गया, तो सारी चीजों में नहीं, कुछ कुछ चीजों में क्या करते हैं कि गलती में सुधार का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, तो उसे कहते हैं करेक्शन विंडो। ये आपका ओपन होता है 2 और 3 जून को, 2 दिन कुछ अगर गलती करते हैं तो उसमें आप सुधार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर फीस के बारे में बात करें तो फीस डे बाय डे हमारी इंक्रीज कर रही है। जनरल वालों का फीस 1150 हो चुका है, और आपका ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, या ओबीसी एनसीएल आपका नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो 600 रुपए फीस देना होगा आपको। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर को भी इस बार ऐड किया गया है। थर्ड जेंडर भी अगर है तो वो 325 रुपए मात्र उनको फीस जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। 1150, 600 और 325। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो जो एग्जाम होगा हमारा वो 13 से 22 जून के बीच एग्जाम होगा। इसके अंदर टोटल आपके 83 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबके अलग अलग, किसी के एक शिफ्ट में ही पेपर होते हैं, किसी के 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, लेकिन आजकल सारे एग्जाम एक ही दिन में हो जा रहे हैं। एक दिन में कॉमर्स, एक दिन में पॉलिटिकल साइंस, एक दिन में एजुकेशन, भले 2-2 शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर टोटल 83 सब्जेक्ट होंगे, और 13 से 22 जून तक पेपर सभी का कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा एनटीए ने बोला है। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, चांसेस है। पिछली बार भी आपके 1 हफ्ता आगे हुआ था क्योंकि बीच में होली आ गया था, तो चांसेस है कि हो सकता है, बट हमको उसके भरोसे नहीं रहना है। जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर हमको विद इन द टाइम काम करके दे देना है कि 13 से 22 जून के बीच आपका पेपर जो है यहाँ पर हो जाएगा। आगे अगर बढ़े तो रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पर। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन दिया गया है, जिनके पास भी सर्टिफिकेट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो याद रखिएगा कि फॉर्म फिलअप करते समय आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि कैटेगरी वाइज आपका जो कट ऑफ होता है वो आपका अलग अलग होता है। रिजर्वेशन का असर जो है 2 चीजों पर देखा जाता है। एक तो आपका कट ऑफ पर है ना, रिजर्वेशन वाइज जो होता है कट ऑफ उसका वेरी करता है। जनरल का सबसे हाई, ईडब्ल्यूएस का कुछ मार्क्स कम, एनसीएल ओबीसी का कुछ मार्क्स कम, एसटी का उससे, एससी का उससे कम, एसटी का उससे कम, ये कैटेगरी देखा जाता है। तो रिजर्वेशन का 2 फायदा, एक तो कट ऑफ का फायदा मिल जाता है, और एक फायदा आपको मिल जाता है फीस का, जिसको कि अभी मैंने आपको एलोबरेट किया, 1150, 600 और 325। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो देख लीजिए आप जिस भी कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो अगर उस कैटेगरी में आप फिट बैठ रहे हैं तो बना लीजिए। बनाने में भी आपका 400-500 रुपए खर्चा हो जाता है। वो फॉर्म का फिलअप का यहाँ पर रेट भी आपका कम हो जा रहा है। ठीक है, 1150 नॉर्मल में लग रहा, अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर बन गया तो 550 आपका लगेगा, तो 500 फॉर्म में बनाने में भी खर्च होते हैं, तो वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस कट ऑफ आपका जो है कि 1-2 क्वेश्चन से अगर आपका जनरल में रिजल्ट रह गया, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं तो बना लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इससे आपको सहूलियत मिलेगी। कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम जाता है। और उसके बाद अगर थर्ड जेंडर है तो आप भी जो है थर्ड जेंडर कैटेगरी में जो भी आपका रिजर्वेशन है उसी कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट आएगा वहां पर वो आपका मेंशन रहता है कि आपने किस कैटेगरी से एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ भी रहता है। आगे बढ़ते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर पेपर का पैटर्न आपको पता है कि पेपर 1, पेपर 2 2 आपके होते हैं। पेपर 1 जो होता है यहाँ पर ये आपका कॉमन होता है, और पेपर 2 जो होता है ये आपका सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें आपने बैचलर या मास्टर्स किया है। अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स हो गया, अगर आपने एमबीए किया तो मैनेजमेंट हो गया। फिर उसके बाद आर्ट्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके आर्ट्स के अंदर आ जाते हैं।
तो ये आपको पेपर 2 में आपका खुद का सब्जेक्ट जिससे आपने मास्टर्स या बैचलर्स किया है, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 जो है कॉमन है, सभी के लिए आपका सेम है। पेपर 1 का 50 क्वेश्चन आएगा, पेपर 2 का 100 क्वेश्चन आएगा। ईच क्वेश्चन जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे आपके, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे। टाइम कितना मिलेगा, तो 3 घंटा यानी कि 180 मिनट मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है, इक्वल वेटेज है। अगर आगे हम लोग बात करें मीडियम ऑफ पेपर का, तो मीडियम ऑफ पेपर आपका 2 ही मीडियम में आता है, एक आपका हिंदी मीडियम में आता है और एक आपका इंग्लिश मीडियम में। अगर जो इंग्लिश है, जिनका इंग्लिश लिटरेचर है, उनको सारे क्वेश्चन फिर इंग्लिश में ही आएंगे। हाँ, अगर आपने कन्नड़ या फिर फ्रेंच या फिर कोई अगर मराठी या कोई अलग अलग लैंग्वेज अगर आपने चुना है, लैंग्वेज अगर आपका पेपर है, तो फिर वो पेपर आपके लैंग्वेज में आएगा। अदरवाइज सारा पेपर जो होगा आपका हिंदी या इंग्लिश में आएगा। तो जब फॉर्म फिलअप आप करेंगे तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप हिंदी चूज कर रहे हो या इंग्लिश चूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते समय और वहां पर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहां भी आपको लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। तो इससे आपको अभी डिसाइड कर लो कि आपको क्वेश्चन जो है आप किस में कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो कि इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग अपना जो मीडियम ऑफ पेपर आप चूज कर लीजिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई मीडियम ऑफ पेपर में एक और भी बात यहाँ पर एंटी ने लिखा कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्प्यूट होता है कि हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, तो इंग्लिश वाले को क्या किया जाएगा, इंग्लिश वर्जन को हम लोग फाइनल डिसीजन जो है यहाँ पर हम लोग मानते हैं। कौन मानता है, एनटीए मानता है। आगे बात करें अगर एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास एमकॉम होना चाहिए और एमकॉम में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। किसके लिए, जनरल वालों के लिए या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी में आती है या एससी में आती है, एसटी में आती है, तो 50% से आपका काम चल जाएगा। मतलब मास्टर्स में आपको 55% चाहिए और आपको अगर अदर कास्ट के हैं यानी एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो वहां पर आपका 50% अगर मास्टर्स में है तो काम आपका चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक और बात कि जो बच्चा है ना, जो बच्चा मास्टर्स अभी कर रहा है, जिसके फाइनल मार्कशीट अभी नहीं आए हैं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है अपेयरिंग में, वो भी यहाँ पर एग्जाम दे सकता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है। क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक जो है यहाँ पर आपकी लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर अभी तक आपकी लॉन्च नहीं हुई है। सारे में आपका जो है ईच क्वेश्चन को 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स होगा और जो रॉन्ग होगा वो रॉन्ग है, उसके मार्क्स कुछ कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं है, आगे का पता नहीं क्या होगा। उसके बाद अगर बात करें कि फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन का कोई स्कोप नहीं है। एग्जाम भी आपका जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। हाँ, कुछ बच्चों के पास पीसी नहीं है, जिसके पास पीसी या लैपटॉप है वो तो भर सकते हैं। मोबाइल से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल में आप डेस्कटॉप साइट में जाइएगा, ठीक है ना, बहुत कम लोगों को ये पता होता है। मोबाइल में डेस्कटॉप साइट पर जाइएगा, एनेबल कर दीजिएगा, उसके थ्रू आप मोबाइल से भी चाहेंगे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो फॉर्म फिलअप करते समय आपके पास आपका साइन होना चाहिए, आपके पास पिक्चर होना चाहिए और साथ में जो आईडी प्रूफ दे रहे हैं आधार वगैरह, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये 3 चीज आपके पास जो है ऑनलाइन मोड में, यानी कि किसी मेल पर या फिर आप इसको कैसे भी करके, क्योंकि इसको ऑनलाइन आपको अटैच करना होगा, तो जो वहां पर आपको क्राइटेरिया दिया रहेगा कि जितना केबी में चाहिए उतना केबी में इसको रिड्यूस करके साइज को, और उसके बाद आप साइन वहां पर अपलोड करोगे, पिक अपलोड करोगे। आधार कार्ड अगर मांगेगा तो वो अपलोड करना, आधार कार्ड वरना अपलोड करने के लिए नहीं बोलता है, वहां पे आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए बोलता है, आधार कार्ड का नंबर आप डाल दीजिएगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो दूसरा आइडेंटिटी नंबर भी वहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आधार है और कोई डिस्प्यूट नहीं है तो मैं स्पेशली बोलूंगी कि आप आधार कार्ड का ही नंबर डालिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे अगर बात करें तो यहीं तक बात हमारी खत्म हुई। जितनी भी बातें मुझे बतानी थी सारी बातें मैंने आपको बता दी। होप्स हो कि आपका क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन। और एक चीज कि आपका नेट का जो एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात कर लूं, तो अगर आप नेट का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो एज लिमिट है कोई यहां पर बार नहीं है, नो बार, है ना। आप किसी भी एज में नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो अगर आप बॉयज हैं जनरल कैटेगरी में तो आपकी एज 30 होनी चाहिए मिनिमम,
है ना, सॉरी मैक्सिमम 30 से ऊपर वाले जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं जेआरएफ के लिए। और अगर आप गर्ल्स है किसी भी कैटेगरी में तो 35 ईयर्स आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। और बॉयज जो है आपका जनरल कैटेगरी में आपका 30 ईयर्स जो है आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। 30 के ऊपर अगर आपका एज चला गया है बॉयज तो आप जेआरएफ का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। और अगर गर्ल्स आपका एज 35 के ऊपर चला गया है तो आप जेआरएफ का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। हाँ, नेट के लिए आप फिलअप कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होंगे, उसका कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी बार नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। होप सो कि वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।